स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर फर्स्ट जो कि जीव में जनन से संबंधित है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और बाद में हम इसके ज्ञानपरक और समझपरक प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड ने इस चैप्टर से हमें दिए हैं और क्या इनका हल हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो वो जनन कहलाता है। तो देखिए, ऐसा जनन जिसमें संतान की उत्पत्ति केवल एक ही जनक के द्वारा हो रही हो तो वो जनन कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसमें उत्तर बन जाएगा अलैंगिक जनन। चलिए, ये हुआ हमारा फर्स्ट का उत्तर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, द्विविखंडन के द्वारा एक जनक कोशिका विभक्त होकर के नए जीव को जन्म देती है। तो देखिए, प्रश्न ही आपका उत्तर है जिसमें लिखा द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब क्या होता है? दो खंडों के द्वारा, मतलब एक जनक कोशिका है वो दो खंडों में विभक्त हो रही है। तो दो खंडों में विभक्त होगी तो कितने जीवों को जन्म देगी? दो जीवों को। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दो नए जीवों को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्तस्थान की पत्तियों में कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। तो ब्रायोफिलम जो होता है इसकी पत्तियों के किनारे कटे होते हैं, अपस्थानिक कलिकाएं यहां से उत्पन्न होती है। तो यहां पर हमारा उत्तर बनेगा इसमें ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम। ये हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए, अगला बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, रक्तस्थान में 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न होते हैं। मतलब हमें उस पौधे का नाम बताना है जिसमें 12 साल में एक बार पुष्प आते हैं। तो वो जो पुष्प होता है, मैं यहाँ इसका उत्तर इधर लिख रहा हूं, तो वो पुष्प, वो पौधा जो होता है वो होता है नीला कुरेंजी। तो यहाँ पर उत्तर होगा नीला कुरेंजी। चलिए, नीला कुरेंजी, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धसूत्र विभाजन को रक्तस्थान विभाजन भी कहते हैं। तो देखिए, अर्धसूत्र जो विभाजन होता है इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा न्यूनकारी विभाजन। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आलू में कायिक प्रवर्धन रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन जो होता है ये होता है तने के द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा आलू में कायिक प्रवर्धन तने के द्वारा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न आनुवंशिक रूप से समान संरचना को क्या कहते हैं? तो देखिए, अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई जो अनुवांशिक रूप से समान संरचना है, मतलब किसी भी जीव ने जनन किया पर अलैंगिक रूप से जनन किया है, तो उसकी जो अनुवांशिक रूप से जो समान संरचना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका क्लोन कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे क्लोन। ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी संतति है और हुबहू उसके समान लगती है, तो वो अनुवांशिक रूप से भी उसी के समान है, तो वो उसका क्लोन होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जूस्पर्स के द्वारा प्रजनन करने वाले एक शैवाल का नाम लिखिए। तो जूस्पर्स के द्वारा हम जनन करने वाले एक शैवाल का जो नाम है वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्लेमिडोमोनास। चलिए, मैं लिख देता हूं क्लेमिडोमोनास। ये होगा हमारा इसमें उत्तर क्लेमिडोमोनास। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए। तो देखिए, उभयलिंगी जंतु का नाम, तो उभयलिंगी का मतलब क्या है? हम यहाँ पर उभयचर जंतु की बात नहीं कर रहे हैं, उभयलिंगी मतलब जो जिसमें दोनों ही प्रकार के लिंग हो, नर और मादा दोनों ही। तो ऐसे जंतु का नाम हमें बताना है। तो ऐसे जंतु जो होते हैं वो होते हैं फीताक्रमी। ठीक है, एक तो लिख सकते हैं हम फीताक्रमी,
फीताकृमि जो होता है ये भी उभयलिंगी जंतु है। और या हम इसे लिख सकते हैं केंचुआ, या फिर हम लिख सकते हैं केंचुआ। केंचुआ भी जो होता है ये इसके अंदर भी ये स्थिति होती है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों जीव हमारे उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत आते हैं। आप दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक समान दिखाई देने वाले युग्मकों को क्या कहते हैं? तो जो युग्मक एक समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुग्मकी। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा संयुग्मकी, ये। ठीक है, या फिर हम संयुग्मक भी लिख सकते हैं, ये। अगला क्वेश्चन है, विषम परिस्थितियों में अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको उत्तर को बताने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से ये अमीबा जो विषम परिस्थितियों में जनन करता है। तो अमीबा देखते हैं हम, इसमें जो अनियमित आकार के पादाब इसमें स्थित होते हैं। ठीक है ना। तो जो अमीबा होता है जीव, तो ये क्या करता है, जो विषम परिस्थिति आती है तो ये अपने पादाबों को सिकुड़ देता है, मतलब कि संकुचित कर लेता है, और संकुचित करके ये अपने चारों ओर एक पुट्टी बना लेता है, त्रिस्तरीय आवरण का एक निर्माण कर लेता है, जिसे हम पुट्टी या सिस्ट कहते हैं। और इसकी जो ये परिघटना होती है इसे पुट्टी भवन कहा जाता है। और जब ये अनुकूल परिस्थितियां आती है तो यही अमीबा जो होता है बहुखंडन के द्वारा अपने बीजाणुओं को अपने परिक्षेत्र के माध्यम में विमुक्त कर देता है। और ये जो घटना इसकी इस प्रकार से जनन करने की होती है, इसे बीजाणु जनन कहा जाता है। तो यदि आपके सामने इसे बहुविकल्प के रूप में हो, यदि मान लीजिए कि वहाँ पर पुटी भवन आता है, तो पुटी भवन की घटना ये करता है, जिसके द्वारा इसके अंदर जो बीजाणु जनन होता है, तो पहले पुटी भवन बनेगा और फिर इसमें आगे बीजाणु जनन होता है अनुकूल परिस्थितियों आने पर। तो यहाँ पर उत्तर हमारा जो रहेगा वो होगा बीजाणु जनन। ठीक है, तो मैंने आपको पुटी भवन यहाँ पर क्यों बताया है, क्योंकि मान लीजिए कि प्रश्न जो है कभी भी आपके सामने पुटी भवन और अमीबा से संबंधित कोई बात आती है, तो अमीबा को आप इससे रिलेट कर पाएं कि पुटी भवन की घटना इसमें भी होती है, ताकि आपको ये चीज ध्यान रखे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जनन किस विधि के द्वारा, तो जनन जो है बीजाणु जनन होगा। ठीक है, पर पुटी भवन ये घटना होती है। आगे हम बात करते हैं, कवकों में एक लिंगाश्रयी स्थिति हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो कवक है इनमें एक लिंगाश्रय स्थिति हेतु कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किया गया है विषम थैलेसी। ठीक है, तो यहां पर हमारा उत्तर होगा विषम थैलेसी। चलिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, बांस में प्रतिवर्ष फूल उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सत्यासत्य के रूप में है। तो देखिए, बांस जो होता है ना, इसमें प्रतिवर्ष फूल उत्पन्न नहीं होते, इसमें 50 से 100 वर्ष की अवधि में फूल उत्पन्न होते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, इतने वर्ष में, मतलब ये पुष्प आने में इसमें 50 से 100 वर्ष के बीच का समय लग जाता है। 50 वर्ष भी हो सकते हैं, 60 भी, 70 या 100 वर्ष भी हो सकते हैं। तो इसमें इतना समय अंतराल लगता है पुष्प आने में, बांस के पौधे में, है ना। मतलब यदि हमारे दादाजी इस पौधे को लगाते हैं तो वो उसमें कभी फूल ही नहीं देख पाएंगे, ये घटना बन जाती है। तो बांस जो होता है इसमें इतनी अवधि में पुष्प उत्पन्न होते हैं। और जैसे नीला कुरंजी देखा हमने, तो उसमें 12 वर्ष में, पर बांस उससे भी बढ़कर है। ठीक है ना, तो ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट के मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, सत्य असत्य के रूप में बताना है, तो ये सत्य होगा। ठीक है, और बांस में प्रतिवर्ष पुष्प उत्पन्न होते हैं, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। मैंने इसको सही गलत नहीं बताया और सीधा ये बताने लग गया, तो ये गलत होगा और ये सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कसाभिका युक्त बीजाणुओं को जूस्पर्स कहते हैं? तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन राइट होगा ये हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक जनन पत्तियों के द्वारा होता है? तो देखिए, अदरक में जो कायिक जनन होता है वो पत्तियों के द्वारा नहीं होता है, ये होता है प्रकरंद के द्वारा, है ना। तो ये आपको ध्यान भी रखना है। ये इसमें नहीं है, प्रकरंद के द्वारा, ये इसमें लगाना था, मैंने उसमें लगा दिया। ठीक है,
तो ये गलत हो जाएगा, असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकृति में रहने वाले जो पक्षी होते हैं वर्ष भर अंडे देते हैं, तो ये गलत है। वर्ष भर अंडे वो नहीं देते हैं, वो समय समय पर ही देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्केंशिया एक लिंगाश्रयी पादप है, तो ये राइट होगा, एक लिंगाश्रयी ये पादप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन के द्वारा जनन जो होता है वो होता है ईस्ट में। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से सबसे लंबी जीवन अवधि किसकी होती है? तो यहाँ पर सबसे जो लंबी जीवन अवधि होगी वो होगी कछुए की। ठीक है, कछुए की होती है। और कछुए के बाद यदि हम पीछे जाते हैं तो वो तोते की होती है। तोते की भी 140 साल उम्र होती है। कछुए की जो होती है 150 वर्ष से 200 के बीच में इसकी आयु होती है ना। और कुत्ता जो है 20 वर्ष की, और हाथी जो है लगभग 60-70 वर्ष की आयु। तो इस प्रकार से इनकी आयु को जरूर आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निषेचन के बाद जो अंडाशय है ये परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए निषेचन के बाद अंडाशय की बात हो रही है, तो अंडाशय जो होता है ये किस में परिवर्तित होता है? फल में परिवर्तित होता है। और यदि आपसे पूछा जाए अंडाशय की जगह पर बीजांड, तो बीजांड जो होता है ये बीज में परिवर्तित होता है ना। तो बीजांड बीज में, और अंडाशय जो होगा ये फल में परिवर्तित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फल में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? तो सजीव प्रजक होगा हमारा उत्तर ऑप्शन थर्ड स्तनी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिका जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि उनका जो जनक का शरीर होता है वो संततियों में वितरित हो जाता है, और है ना, इसलिए उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मक्का के पौधे के प्ररोह शीर्ष पर कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 20 है। इस पौधे के लघु जीवाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट जो होगा 20, ये हमारा उत्तर होगा। अब देखिए यदि जोड़े के रूप में पूछी जाती है तो ये फिर 10 हो जाते हैं। ठीक है ना, जोड़े 10 और गुणसूत्र की संख्या 20 होगी। ये थे आज के हमारे बायोलॉजी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बैंक के क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ।